सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव खानपुर में कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने एक जलती हुई आग के पास खड़े थे। उनके चेहरे ठंड से लाल हो गए थे। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी गीता, बूढ़ी माँ और छोटे बेटे आर्यन के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। रामू को अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। वह अपने खेत में खेती करके अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता था। माँ, ये आग कब तक जलती रहेगी? लकड़ियाँ तो खत्म हो गई हैं। बेटा, जितनी लकड़ियाँ थीं, सब इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सभी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। माँ, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं और मुझे बहुत जोर से ठंड लग रहा है। आजा, मेरे पास बैठ, मेरी साड़ी में छिप जा। तेरे पापा अभी कुछ उपाय करते होंगे और तुम्हारी बूढ़ी दादी की भी ठंड से तबीयत खराब हो रही है। कुछ देर बाद रामू कुछ लकड़ियाँ लेकर घर आता है। गीता, यह लो कुछ लकड़ियाँ, इसे जल्द से जला दो और माँ को भी बुला दो और सभी लोग इसे जलाकर हाथ पैर सेक लो। बाहर बहुत ठंड है, सभी की हालत खराब है। धन्यवाद पिताजी, ये ठंड तो जैसे जान लेकर ही मानेगी। ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ ना। इस ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करूँगा। तब तक तुम आग ताप लो। पिताजी, यह ठंड तो अमीरों के लिए खुशियों का मौसम होता है, लेकिन ये ठंड गरीबों के लिए तो काल बन गई है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर चोट कर रही थी। वे आग ताप रहे थे। इस साल की ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अगले 2 दिन और भी ज्यादा मौसम खराब होंगे। लेकिन बाबूजी, सरकार ने जो कंबल देने का वादा किया था वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। सरकार तो वादा हर साल करती है पर कभी नहीं निभाती। हमें खुद ही कुछ करना होगा। मेरे तो बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं। ठंड में काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में सब बर्फ जम गया है। लगता है कोई बड़े शहर जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। बेटा, शहर जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। सुना है कि शहर के लोग बहुत निर्दयी होते हैं। यहाँ गांव में रहोगे तो हम एक दूसरे की मदद करके ठंड का मौसम को टाल सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। माँ, क्या कल भी हमें ऐसे ही ठंड में रहना होगा? पता नहीं बेटा, शायद भगवान हमारी सुन ले। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। शाम तक इंतजार कर ले बेटा, शाम को तुम्हारे पापा कुछ खाने को लाएंगे। गीता इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब रामू सुन लेता है। रामू ठंड से कांपता हुआ पास के जंगल में लकड़ियां तलाशने निकलता है। ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थीं। मैं अपने परिवार को और दुखी नहीं देख सकता। पहले कुछ लकड़ियाँ लाऊंगा और उसके बाद कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। कुछ ना तो कुछ लकड़ियाँ मिल ही जाएंगी। वह जंगल जाकर सूखी टहनियां इकट्ठा करता है। अचानक उसका पैर बर्फ में फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर पास के लकड़हारा भोला उसकी मदद के लिए आता है। अरे रामू, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ भाई, बहुत ठंड है, इसीलिए माँ के लिए लकड़ियाँ ले रहा था। हमारे पास कुछ नहीं बचा और कुछ खाने के लिए भी इंतजाम करना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। चल मेरे साथ, मैं कुछ लकड़ियाँ और कुछ खाने को दूंगा। ठंड में ऐसे अकेले मत आना, यहाँ बहुत ठंड है। भोला रामू को कुछ लकड़ियां और खाने को देता है। रामू सारा सामान लेकर वहां से घर आता है। पिताजी, कुछ खाने को लाए हैं क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं भला तुम्हें भूखा रहने दूंगा क्या? ये लो और आपस में मिल बांट कर खा लो। फिर अगली सुबह रामू की बूढ़ी माँ की तबीयत ठंड से खराब हो जाती है। वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से चलिए मेरे घर। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर रामू के घर तुरंत आता है और उन्हें चेक करता है। रामू, इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। तो डॉक्टर साहब, आप माँ का इलाज कीजिए। देखो रामू, इन्हें तो अभी दवा दे रहा हूँ, मगर इनका इलाज लंबा चलेगा और पैसा भी बहुत लगेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे का चिंता मत कीजिए। मैं पैसा कहीं से न कहीं से इंतजाम करूंगा। बस आप माँ का इलाज कीजिए। डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चला जाता है।
अजी माँ जी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग खाने के लिए मोहताज है तो इलाज कैसे होगा? गीता तुम सही कह रही हो, मगर मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। किसी तरह तो इलाज करवाना ही होगा। मेरे पास एक ही उपाय है, मैं अपना खेत को बेच दूंगा और माँ का इलाज करूंगा। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन खेत बेचना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। रामू अपनी माँ का इलाज के लिए खेत बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। बेटा तुम क्यों सारा खेत बेचकर मेरे दवा में लगा रहे हो? मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर तुम सारा खेत एक एक करके बेच दोगे तो तुम अनाज कैसे उगाओगे और खाओगे क्या? माँ, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। खेत के अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। माँ, मैं आपकी दवा हर हाल में करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके हमारा देखभाल किया है। खेत तो आज नहीं तो कल मैं मेहनत करके ले लूंगा, लेकिन आपको अगर खो दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अम्मा जी, आप ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का देखभाल कौन करेगा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ठंड का मौसम और बढ़ जाता है। सभी लोग अपने अपने घर में रहने लगते हैं। इसी बीच ठंड के कारण रामू की माँ का देहांत हो जाता है। फिर मानो रामू की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। किसी तरह गांव की सहायता लेकर रामू अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। अब रामू की स्थिति पहले से भी और दयनीय हो गई थी। वह दोनों पति पत्नी अपना जीविका चलाने के लिए पास के ही गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम करने लगते हैं। उससे जो कुछ भी मिलता वह दोनों पति पत्नी अपने बेटा आर्यन के साथ उसी में गुजर बसर करने लगते हैं। ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही थी और तो और इस बार तापमान कुछ ज्यादा ही गिर गया था, जिसके कारण ठंड बहुत जोरों से अपनी कहर ढा रही थी। खानपुर के लोग बहुत कम ही अपने घरों से बाहर निकलते थे। लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान हो गए थे। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं और हमारे लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है। और आर्यन को तो देखो, उसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमें जल्द कुछ करना होगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, जिसके कारण सेठ जी के यहाँ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है और हाथ पैर भी सुन्ना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। चलो, आज सेठ जी के यहाँ काम पर जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ठंड है। रामू तेज ठंड में सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है। बेटा, तेरे पापा तो काम के लिए निकल गए और अब मैं भी अपने काम पर जाती हूँ, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। समय पर खाना खा लेना और घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है। गीता इतना कहकर अपने काम पर चली जाती है। उसकी मालकिन स्वभाव की थोड़ी चिड़चिड़ी और कठोर थी। वह सामने ही आग के पास खड़ी थी और बाकी के नौकरों की डांट लगा रही थी। तभी गीता को देखकर मालकिन बोली, गीता, तुम काम पर इतने देर से क्यों आ रही हो? मेरे बाकी के नौकर अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। लगता है तुम समय की कीमत नहीं जानती हो। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, ठंड के कारण आने में थोड़ी देर हो गई, पर आप चिंता न करें, मैं अपना काम तुरंत ही खत्म कर देती हूँ। बहाने बनाना खत्म करो, जाओ चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगी। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। मालकिन की बातों को सुनकर गीता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी मालकिन की बेटी वहाँ आती है। आप क्यों डांट रही हैं इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी यह काम करने आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा भी दया नहीं आ रही है क्या? बेटी, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं होता, नहीं तो यह लोग कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे। गीता ने कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे के बारे में सोचने लगी और अपने काम में लग गई। उधर रामू ठंड में कांपते हुए सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर रहा था। सेठ मजदूरों पर बहुत कड़ी निगरानी रखता था। अरे ओ रामू, काम ठीक से कर, ठंड के बहाने आराम मत कर। तुम लोग काम कम करते हो और पैसा पूरा लेते हो। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं सेठ जी, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा काम करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते रामू के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था।
हे भगवान, ये तू किस जन्म का बदला ले रहा है? इतनी ठंड में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने इस काम को छोड़ दूं तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे और फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा? शाम हो चली थी। रामू की पत्नी गीता घर पर रामू का इंतजार कर रही थी। इधर रामू झटपट किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी सेठ ने कहा, ओ रामू सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ लेना आज तेरी नौकरी गई। जी सेठ जी, आप जैसा कहें। रामू यह कहकर फिर काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। उधर खानपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। उनका सहारा एक आग ही था। गांव का चौपाल जहां लोग अक्सर बैठकर बातें किया करते थे, अब वहां सुना बिरान पड़ा था। उसी दिन शाम में गांव के कुछ लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। उनमें से एक आदमी बोला, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इस ठंड के चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होगी और हर घर में अब आग जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इस ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गाँव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फिर वे लोग निर्णय लेते हैं। सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों में आग जलाएंगे, जिससे सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। रामू अपना काम खत्म करके सेठ जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए सेठ जी, मैंने आपका सारा काम निपटा दिया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बेटे के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे रामू, अभी तो महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी है और तुमको पैसा अभी चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करो, फिर पैसा मिलेगा। सेठ जी, मेरे बेटे के पास ठंड का एक भी कपड़ा नहीं है। हम पति पत्नी तो कैसे भी ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह तो अभी बच्चा है, वह इस ठंड को नहीं सह सकेगा। सेठ जी, इसलिए मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे उसके लिए स्वेटर खरीदना है। फिर सेठ रामू को कुछ पैसा दे देता है। उसके बाद रामू अपने बेटे के लिए एक सुंदर सा स्वेटर ले लेता है और अपने घर ले जाता है। घर जाते जाते उसे रात हो जाती है। आज आपको आने में बहुत देर हो गई। बाहर बहुत ठंड है, आओ आग सेक लो। हाँ, वो आज सेठ जी ने कुछ ज्यादा काम दे दिया था और जो पैसे मिले मैंने उसी से आर्यन के लिए एक सुंदर सा स्वेटर खरीद लिया। आर्यन कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन तो आके मेरे सीने से लग जाता था। तब गीता ने आर्यन के तबीयत के बारे में रामू को बताई। आज जब मैं काम से वापस आई तो इसे बहुत बुखार था। तब मैं डॉक्टर के पास गई। जाने पर पता चला कि वे कहीं दूर गए हैं, शाम तक आएंगे। अब जाओ ना, उन्हें बुला लाओ। आर्यन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। गीता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ। तब तक तुम आर्यन को आग के पास रखो और उसका ध्यान रखो। रामू यह कहकर डॉक्टर के घर की ओर निकल गया और सोचने लगा, आज काम से आने में देरी हो गई, जिसके कारण जंगल से लकड़ी भी न ला सका। रामू डॉक्टर के घर पहुंचा और सारी बातें कह सुनाई और तुरंत डॉक्टर को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। रामू चारों ओर से चिंताओं से घिरा उस भयानक ठंड वाली रात में बिना रुके चला जा रहा था। डॉक्टर साहब को मैं अपने साथ ले आया हूँ। गीता, तुम चिंता मत करो। आर्यन की आंखें बंद क्यों हैं? डॉक्टर साहब देखिए ना, आर्यन अभी थोड़े देर से कुछ भी नहीं बोल रहा है और आंखें भी नहीं खोला है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी मेरे बेटे को देखो ना, क्या हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा है? आप घबराइए नहीं, मैं इसे देखता हूँ क्या हुआ है। थोड़ी देर डॉक्टर आर्यन की जांच करता है। उसके बाद डॉक्टर रामू से कहता है, रामू, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी उनके पास आ गए और तब डॉक्टर ने पूरी बात गांव वालों को कह सुनाई। फिर गांव वाले ने रामू की मदद की। और रामू और गीता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना जीवन गुजर बसर करने लगते। दोस्तों, आपके घरों के आसपास कोई गरीब या जरूरतमंद दिखाई दे तो आप उसकी मदद जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में गर्म कपड़ों और आग के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ के गांव के लोग हर साल सर्दियों में कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन इस बार ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी हो रही थी। उसी गांव के बाहर एक साधु रहते थे। उनकी कुटिया बहुत साधारण थी, जिसे उन्होंने खुद लकड़ी और पत्तों से बनाए थे। गांव के लोग कभी कभी उनके पास जाते थे, लेकिन इस बार ठंड के कारण सबने उनसे दूरी बना ली थी। साधु का स्वभाव बहुत दयालु था और वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। वह साधु कड़कड़ाती ठंड में सहायता मांगने गांव में आते हैं। सुनो पुत्र, यह ठंड बहुत कठोर है। मेरी कुटिया में आग जलाने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सभी थोड़ी मदद करें, मुझे थोड़ा खाना या कोई पुराना गर्म कपड़ा दे दो, तो मैं यह ठंड सहन कर सकता हूँ। बाबा, आपके लिए गांव में अब कोई साधन नहीं है। हमें खुद के लिए मुश्किल हो रही है। आप तो भगवान के भक्त हैं, उन्हीं से मदद मांग लीजिए। हाँ बाबा, हम तो खुद इस ठंड से परेशान हैं। आप साधु हैं, तपस्या कीजिए। तपस्या करने से गर्मी आएगी, आपको क्या जरूरत गर्म कपड़े की। बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो यह जीवन किस काम का है। कृपया मुझे पुराने ही सही, पर मुझे गर्म कपड़े दे दो। साधु के लाख कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की बातों का कोई असर नहीं हुआ। सबने अपने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। साधु निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ने लगा था। उनके पास केवल एक पतला चादर था, जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह वह दिन गुजारते हैं, लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीली बूंदें गिरने लगीं। साधु ने अपने आखिरी समय में प्रार्थना किया, हे भगवान, इन गांव वालों को सद्बुद्धि देना। मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। साधु महाराज इतना कहकर ठंड के कारण मर जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए तो देखते हैं कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे उनका जरा भी बात नहीं सुना। साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगा और ठंड से सभी का हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गए। कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम दी थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम ने मानो हर किसी की जिंदगी थाम दी थी और लगातार बारिश होने लगी। गांव के खेत बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो सच में हद पार कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुनन हो जाते हैं। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जूली के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर पा रहा था, तब तक वो मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि ये ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊँगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती है? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा।
ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। जूली, जल्दी से खाना लगा दो, मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है ताकि दिन ढलने से पहले खेत से वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया जूली? कल ही तो सोचा था कि बाजार जाकर कुछ आटा दाल लेकर आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप भी हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस कुछ लकड़ियाँ भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। जोखन अब मजबूर हो चुका था। वह फैसला लेता है कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, अपने घर के लिए अनाज लाएगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में जोखन जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए हर हाल में काम करता था, चाहे ठंड जान ही क्यों न ले ले। हे ऊपर वाले, ठंड तो जानलेवा हो रही है, पर अगर लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? खेत के सहारे रहूंगा तो हम बाप बेटी भूख से मर जाएंगे, क्योंकि खेत में अनाज अभी तैयार नहीं हुआ है। ये ठंड मेरी मेहनत का इम्तिहान ले रही है। जोखन लकड़ी काटने की बहुत कोशिश करता, लेकिन ठंड और बर्फ के ओले इतना गिर रहा था कि मानो आदमी की जान ही चली जाए। जोखन ठंड से हार मानकर वापस घर लौट आया। ठंड ने उसकी हिम्मत को झक छोड़ दिया था। जूली, आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ठंड इतनी बढ़ गई है कि लकड़ी काटने का भी मन नहीं कर रहा। पिताजी, तो आप क्या करेंगे अब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल फिर से जंगल जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मुझे सेठ धनराज से कुछ पैसे उधार लेने होंगे। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? सेठ धनराज? वह तो बहुत दुष्ट किस्म का सेठ है। आपने देखा नहीं, कुछ दिन पहले एक साधु उसके पास आए थे मदद मांगने, लेकिन वह उनकी मदद नहीं की और उनका मजाक बना के उन्हें अपने दरवाजा से भगा दिया था। और कोई गांव वाला उनकी मदद नहीं की, जिसके कारण साधु की मृत्यु हो गई थी। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, मगर मेरे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। दिन ब दिन बढ़ती ठंड ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। जंगल की ओर जाने का उसका इरादा तो था, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, ठंड ने उसे ऐसा झकझोरा कि लकड़ी काटना तो दूर, वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। अपनी बेटी का पेट भरने के लिए जोखन सेठ धनराज के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। घर में खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है और खेत की फसल भी अभी हुई नहीं है और लकड़ी काटने का काम भी ठंड के कारण नहीं हो पा रहा। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो तुम्हें अपना कुछ कीमती सामान मेरे हवाले करना होगा। सेठ जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं और मेरी बेटी भूख के कारण मर जाएंगे, क्योंकि इस ठंड की महामारी की वजह से सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपना सारा खेत मेरे नाम लिखना होगा। अगर तुम 1 महीने में मेरे पैसे वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा खेत अपने नाम करवा लूंगा और तुम्हारी बेटी से शादी भी करूंगा। ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? क्या बेहूदगी बात की है तुमने? मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसके भविष्य से खेलना आसान समझते हो। क्या तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? ये तुम्हारे सामने मेरी शर्त है। तुम मुझे पैसे लौटा नहीं सकोगे तो मेरी शर्त पूरी करनी होगी। मैं किसी भी हालत में तुम्हारी ये शर्त नहीं मान सकता, लेकिन पैसे आज ले रहा हूँ। 1 हफ्ते में तुम्हें चुकता करूँगा। याद रखना, ऊपर वाला है, सब देखता है। जोखन पैसे लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जोखन पैसे लेकर घर की ओर लौट रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका पड़ोसी किसुन उसे मिलता है। जोखन भाई, क्या हाल है? बड़ी जल्द में हो, कहीं जा रहे हो क्या? किसुन, मैं बहुत परेशानी में हूँ। सेठ धनराज से पैसे उधार लिया हूँ, लेकिन वो मुझसे कहता है कि अगर वक्त पर पैसे नहीं लौटा सका तो मेरी बेटी का विवाह उससे ही करना होगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
ये तो बहुत बुरी बात है। जोखन भाई, तुम तो मेहनत करने वाले आदमी हो और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उल्टा हो गया है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर कुछ ना तो कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे। तुमसे बात करके थोड़ा दिल को सुकून मिला है किशुन भाई, लेकिन सच में अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। घर में खाने को कुछ नहीं है और ठंड में काम करने का हिम्मत भी नहीं हो रही है। तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी तकलीफें मुझे बहुत गहरी लग रही हैं। जोखन, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल निकलेगा। मुझे लगता है कि जब से पहाड़ी के साधु की मौत हुई है तब से ठंड और बढ़ गया है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। खैर तुम बताओ, तुम्हारा हाल कैसा है? बहुत बुरा हाल है भाई। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, खेत खराब हो गए हैं, बीबी की भी तबीयत खराब है, मैं भी बहुत परेशानी में हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी भी परेशानी दूर करे। जोखन वहाँ से चला जाता है और किशुन भी अपने घर चला जाता है। किशुन बहुत मतलबी इंसान था। वह दूसरे का दुख देखकर बहुत खुश हुआ करता था और सबके सामने बहुत दरिया दिल का दिखावा करता था। उसके पास खाने के लिए राशन भी था, उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ियां भी थीं और उसकी पत्नी बिल्कुल सेहतमंद थी। आज तो मजा आ गया। जोखन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बेचारा सोच रहा था कि अपनी बेटी का विवाह किसी अच्छे परिवार में करना चाहता था, मगर वह अधिक उधारी चुका नहीं पाया तो सेठ धनराज उसकी बेटी से जबरदस्ती शादी करेगा। क्या सच में जोखन का तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है। अपने नई नवेली लड़की के नाम पर कर्ज ले लिया है। सच में गरीब लोग कितने बेवकूफ होते हैं। उन्हें देखकर कितना हंसी आती है मुझे। और तू जानती है, उसकी परेशानी सुनकर मुझे तो मजा आ गया। वह कह रहा था कि घर में कुछ नहीं है, लकड़ी भी नहीं काट सकता, अब कहाँ से लाएगा वह पैसे। बेचारा तो अब पूरी तरह से फंसा हुआ है। सच में वो जोखन तो बुरी तरह से फंस गया है। उसकी हालत देखकर हमें तो हंसी आती है। और उसकी बेटी का क्या होगा? अब सेठ धनराज के साथ उसकी शादी करवाकर उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी बेटी की शादी तो अब तय है, बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब यह पूरी कहानी खत्म हो और हम दोनों के लिए मजा आए। किशुन और उसकी पत्नी जोखन की मुश्किलों पर हंस रहे थे और उसकी बेबसी को लेकर उनकी सोच बहुत ही गंदी थी। वे सोच रहे थे कि उसकी बेटी और उसके भविष्य को कैसे और भी मुश्किलों में डाल सकते हैं। जोखन ने जैसे तैसे एक वक्त का खाना खाकर अपनी बेटी के साथ रात काट ली, लेकिन सुबह फिर वही चुनौती, वही संघर्ष का इंतजार कर रहा था। 2-4 दिन गुजरते हैं कि ठंड और भी बढ़ जाता है, बर्फ गिरने लगता है। गांव के लोग ठंड से मरने लगते हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। जोखन भारी कदमों से जंगल में लकड़ी काटने जाता है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि उसके हाथ जकड़ जाते हैं। वह कोशिश करता है लेकिन ज्यादा लकड़ी नहीं काट पाता। वह लकड़ी का छोटा ढेर इकट्ठा करता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह बेचारी कंबल में लेटी थी। पिताजी, बहुत ठंड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और सहन नहीं कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जोर का बुखार है। पिताजी, डॉक्टर को बुला लो, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। जूली, तुम चिंता मत कर, मैंने आग जला दी है। तू थोड़ी देर में ठीक महसूस करोगी। डॉक्टर को भी बुलाने की कोशिश करता हूँ, बस तुम हिम्मत रखना, ऊपर वाले सब सही करेगा। हे भगवान, मैं कैसे डॉक्टर को बुलाऊं? घर में पैसों की बहुत दिक्कत है। जोखन जैसे तैसे करके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उसे आपकी जरूरत है। कृपा करके चलिए, उसका इलाज कर दीजिए। देखो जोखन, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ, लेकिन इलाज मुफ्त में नहीं होता। पहले पैसे लेकर आ, फिर मैं तेरे साथ चलूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा। जैसे भी हो, बस मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। तुम गरीबों की यही समस्या है, बिना पैसे के इलाज चाहते हो। सुन, जब पैसे हो तब आना, अभी मेरा समय खराब मत कर। जोखन निराश होकर वहाँ से आ जाता है। तभी उसे उसका दोस्त किशुन नजर आता है। जोखन, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब खैरियत तो है ना? किशुन भाई, मेरी जूली बहुत बीमार है, हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। मैंने डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसने पैसे मांगे। अब न मेरे पास पैसे है, न कोई और सहारा। भाई, तेरी हालत सुनकर मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करूं? मैं खुद भी इस ठंड से बेहाल हूं। मेरे घर में भी खाने के लिए मुश्किल से कुछ बचा है। किशुन, मैं तुझसे बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। तूने हमेशा मुझे अपना भाई कहा है। एक बार मेरी मदद कर दो, बस थोड़ा सा सहारा दे दो ताकि मेरी बेटी की जान बच सके।
जोखन भाई मेरी बात समझ, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। अगर कुछ होता तो सबसे पहले तुझे ही देता। कि सुन, क्या अब इंसानियत भी ठंड में जम गई है? मेरी बेटी की जान पर बनी है। अगर तू भी मना करेगा तो मैं किसी से क्या उम्मीद करूं? जोखन भाई मेरी बात समझ, मैं मजबूर हूँ। ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि वो तुझे इस मुसीबत से निकाल दे। बस मेरे लिए भी दुआ करना। किसुन जोखन को पीछे छोड़कर चला जाता है। जोखन वहीं खड़ा रहता है। अपनी बेबसी को महसूस करता हुआ जोखन जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, मुझे खुद ही सब करना होगा। जोखन जंगल में जाता है, तभी उसे एक बाबा मिलते हैं। उनके ऊपर पत्थर गिरा हुआ होता है। जोखन जल्दी से उस पत्थर को हटाता है। बेटा, तूने आज मेरे लिए फरिश्ते का काम किया है। अगर तू यहाँ ना होता तो मैं शायद इसी जगह पर दम तोड़ देता। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। बाबा, यह मेरा फर्ज था। इंसान को मुश्किल में देखकर कोई भी मदद करेगा, लेकिन आप यहाँ इस हाल में कैसे फंसे? क्या आपका किसी ने मदद नहीं किया? बेटा, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियां लेने आया था। ठंड का मौसम है, लोग बीमार हो रहे हैं, मगर यहाँ ये भारी पत्थर अचानक गिर गया और मैं इसके नीचे दब गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी, पर तूने आकर मेरी जान बचा लिया। लेकिन बाबा, आप कहाँ रहते हैं? इस बिरान पहाड़ी इलाका में? यहाँ तो बहुत ठंड है। बेटा, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे गांव में आया था। मदद मांगने पर मेरी कोई भी मदद नहीं किया और मैं ठंड के कारण मर गया। तब से मेरी आत्मा इस गांव में भटक रही है, इसीलिए गांव में इतना ठंड और बर्फबारी बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मगर मेरा शरीर को मुक्ति नहीं मिली है, इसीलिए गांव में सब लोग परेशान हैं। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तब तक गांव के लोग इसी तरह परेशान रहेंगे और कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। तो बाबा, हम गांव वालों को क्या करना होगा? बेटा, तुम लोग को सबसे पहले मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा। उसके बाद एक दूसरे की मदद करनी होगी, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगा। बाबा, ऐसा ही होगा। मैं गांव में सबको जाकर बताऊंगा। बेटा, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। अगर मैं इस पत्थर से दबा रहता तो मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि यह मेरी आत्मा है। बेटा, तुमने मेरी सहायता किया, इसके बदले में मैं तुझे यह चीज देना चाहता हूँ। इसे मामूली मत समझना। ये बोतल तेरे बहुत काम आएगी, लेकिन इसे बिना वजह कभी मत खोलना जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो और तुझे लगे कि हर उम्मीद खत्म हो चुकी है, तब इसे खोलना। जोखन बाबा का धन्यवाद करता है। वह बाबा की ओर देखता है, लेकिन जब वह पलटकर दोबारा देखता है तो बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। वह अपने घर तुरंत जाते हैं। उसकी बेटी जूली बिस्तर पर पड़ी हुई थी। बहुत कमजोर लग रही तीर जोखन उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में निराशा और दुख साफ नजर आ रहा था। बेटी, मैंने बहुत कोशिश की पर कुछ भी बंदोबस्त नहीं हो पाया। जंगल में लकड़ी काटने गया था पर ठंड ने मुझे और भी कमजोर कर दिया। पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। बेटी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, बस अब कुछ और रास्ता सोचना होगा। इतने में ही वहाँ पर सेठ धनराज आ जाता है। जोखन, तुम मेरे पास आए थे और कर्ज लिए थे, मगर आजकल अब मुझसे ही मदद क्यों नहीं ले रहे हो? अभी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सेठ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे और तकलीफ होती है। क्या तुम नहीं समझते, मेरी बेटी किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। तुम्हारी बेटी के लिए इस कर्ज को चुका पाना अब तुमसे नहीं होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि सब कुछ खत्म हो जाए तो मेरी शर्त मान लो। तुम समझते क्यों नहीं हो? सेठ, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे दुष्ट नेचरहीन आदमी से कभी नहीं होगी। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने मुझसे कर्ज लिया था। अगर तुम सारे कर्ज से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने बेटी से शादी करवानी होगी। मैं अपनी बेटी का भविष्य तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा सेठ। तो ठीक है जोखन, मैं देखूंगा कि तुम अपनी बेटी के लिए क्या कर पाओगे। सेठ धनराज गुस्से में बाहर चला जाता है और जोखन चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में संकट और संघर्ष की भावना गहरी होती है। पिताजी, आप बहुत परेशान हो रहे हैं और मुझे ये देखकर बहुत दुख हो रहा है। आप एक काम कीजिए, मेरी शादी सेठ धनराज से करवा दीजिए। मुझे पता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन कम से कम आप पर जो बोझ है वो तो हट जाएगा। मेरी किस्मत का क्या है, मैं सब सह लूंगी। जोखन इतना सुनते ही अपने आप पर बहुत कोसता है और पैर से सीसी को मारता है। तभी सीसी से रोशनी निकलती है और उससे कुछ पैसे निकलते हैं। यह देखकर
उसे साधु की बात याद आ जाती है। अरे पिताजी, यह क्या चमत्कार हो रहा है? बेटी, मैं अपने दुख से इतना परेशान हो गया था कि मैं किसी को बता ही ना पाया। ये सीसी मुझे जंगल में एक साधु बाबा की आत्मा ने दिया था, जो कुछ दिन पहले सबसे मदद मांग मांग कर मर गए थे। ये उन्हीं ने मुझे दिया था और मुझे कहा था कि इसे अपने बुरे दिन में हिलाना, सब सही हो जाएगा। जोखन उस पैसे को लेकर सेठ धनराज के पास जाता है और उसे दे देता है। सेठ जोखन से बहुत पैसे के बारे में पूछता है, मगर जोखन उसे नहीं बताता है। अब वह सभी गरीबों की सहायता करता है और गांव वालों को साधु बाबा की सारी बात बताता है। देखो गांव के लोग, अब की बार इतनी ठंड पड़ने का कारण है साधु का अभिशाप है। उन्होंने हम गांव वालों से मदद मांगी और हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अब यह गांव शांत नहीं रहेगा। गांव वाले अब एकत्र होकर समाधान खोजने लगे। उन्होंने सलाह मशविरा किया कि क्या किया जा सकता है। हमें उनकी समाधि पर जाकर प्रार्थना करनी होगी और उनके शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा, तब उनकी आत्मा हमें माफ कर देगी। सभी गांव वाले मिलकर साधु की समाधि पर गए और उनका अंतिम संस्कार किया। हे साधु बाबा, हमें क्षमा करें, हमने स्वार्थ में आपकी मदद नहीं की। कृपया हमें इस अभिशाप से मुक्त करें। साधु की समाधि से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मौसम साफ हो गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। तभी साधु की आत्मा प्रकट होता है। तुम्हारे स्वार्थ ने तुम्हें यह सिखाया है कि दूसरों की मदद करना कितना आवश्यक है। अगर तुमने मेरी मदद की होती, तुम्हें अभी जिंदा होता और तुम्हारा यह हाल नहीं होता। लेकिन अब भी समय है, हर जरूरतमंद की सहायता करने का वचन दो। हम वचन देते हैं बाबा, अब से हम हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। साधु महाराज की आत्मा सभी को आशीर्वाद देते हैं। साधु की आत्मा के आशीर्वाद के बाद ठंड धीरे धीरे कम होने लगी। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गाँव वालों ने उस दिन से यह निश्चय कर लिया कि वे हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे। कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। स्वार्थ का परिणाम केवल दुख और विनाश ही होता है। परोपकार से ही जीवन में शांति